हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आपका अपना प्यारा सा चैनल बायोलॉजी बाइट्स। और बेटा हमारा चैप्टर चल रहा है सेल। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें जो सेल में बताई जा रही वो समझ में आ रही होंगी। आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा होगा। बेटा कोई समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं उसका अगले वीडियो में जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर कौन सा है, 5 या 6? लेक्चर 6 होगा मे भी। ठीक है, या 5th होगा, देख लिया जाएगा कौन सा है। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, एक बार उसका रिकैप लेंगे और फिर अपने नए लेक्चर की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चालू किया जाए। तो जैसा कि बेटा आप लोग बोर्ड में देख भी रहे हो कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रोकार्योटिक सेल में उसकी सेल वॉल। प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर याद है सबको? हम लोगों ने आउटर 3 लेयर्स बनाई थी। कौन कौन सी? सबसे बाहर बनाई थी ग्लाइकोकेलेक्स, देन सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। 3 स्ट्रक्चर ये थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े थे सरफेस स्ट्रक्चर्स, फ्लैजेला, फिम्ब्रेई और पिलाई। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स यानी मीजोसोम और क्रोमेटोफोर। देन हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने राइबोसोम पढ़ा था, न्यूक्लियोइड पढ़ा था, प्लाज्मिड पढ़ा था और इंक्लूजन बॉडीज पढ़ा था। पढ़ा नहीं था, केवल ये देखा था कि हाँ एक प्रोकार्योटिक सेल के स्ट्रक्चर में ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर थी सबको? इसके बाद बेटा हमने आपका ग्लाइकोकेलेक्स क्लियर किया था। ग्लाइकोकेलेक्स लूज होती है, थिक होती है, टफ होती है। एक जगह लूज होती है, एक जगह थिक टफ होती है। थिक टफ होती है तो कैप्सुलेटेड फॉर्म होती है, सॉरी लूज होती है तो स्टिकी फॉर्म होती है। इतनी बातें कवर करी थी। अगर वो कैप्सुलेटेड है तो पैथोजेनिसिटी कॉज कर रही थी, यानी डिसीज कॉज कर रही थी, पता था। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि हमारा ग्लाइकोकेलेक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तीनों मिलके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके काम करती हैं। हालांकि ये तीनों केमिकली अलग होती हैं, केमिकली कॉम्प्लेक्स होती हैं, पर ये आपस में इतनी टाइटली या क्लोजली बाउंड होती हैं कि ये एक साथ मिलके सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरीके काम करती हैं हमारे प्रोकार्योटिक सेल के लिए। ठीक है, ग्लाइकोकेलेक्स वाली बात क्लियर थी। देन हम लोग आ गए थे किसमें? सेल वॉल में आ गए थे। सेल वॉल में हमने आपको क्या बताया था लास्ट क्लास में, याद है बेटा? सेल वॉल में जो हमने नैग और नैम का स्ट्रक्चर बताया था वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। अच्छा लगे तो पढ़ लीजिएगा, वरना एक बार पढ़ के छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसमें ओआरटी डाल लीजिएगा। ओआरटी मतलब वन रीडिंग टॉपिक। ठीक है, तो बताया क्या था सेल वॉल में, उसको जान लेते हैं। हमने बताया था बेटा कि सेल वॉल एक आउटर रिजिड स्ट्रक्चर है। आउटर रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और सेल को ऑस्मोटिक बस्टिंग से और कोलैप्सिंग से बचाता है। बेटा एक जो रिजिड स्ट्रक्चर होगा वही तो प्रोटेक्शन कर पाएगा। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पेलिएबल होती है, सॉफ्ट होती है, तो वो तो मुड़ जाएगी। और जो चीज सॉफ्ट हो वो कोई स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर भी नहीं सकती। तो ये जो हमारा सेल वॉल होता है ये रिजिड नेचर का होता है, रिजिड नेचर का होता है और शेप प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल को कोलैप्सिंग से बचाता है और ऑस्मोटिक बस्टिंग से बचाता है। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सेल वॉल बैक्टीरिया के अलावा और भी ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे हमारी फंगस थी, एल्गे थी, हमारे प्लांट्स थे, अलग अलग। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये हर जगह केमिकली अलग होता है, यानी हर जगह सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन अलग होता है। फिर हमने एक चार्ट में आपको केमिकल कंपोजिशन भी लिखा दिया था कि कहाँ किस केमिकल का पाया जाता है। देन हम लोगों ने कहा था कि बात तो यहां पर प्रोकार्योटिक सेल की चल रही है, तो प्रोकार्योटिक सेल में जो सेल वॉल पाया जाता है उसकी डेप्थ को देख लिया जाए। तो प्रोकार्योटिक सेल में पाए जाने वाले सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमाइनो एसिड्स। नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है हमारी बैक्टीरियल सेल वॉल, और इसी को एक साथ कंबाइन नेम दे दिया जाता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जहां पर पेप्टाइड वर्ड हमारा अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट करता है और ग्लाइकन कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है या शुगर को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक की बात क्लियर थी। फिर हमने कहा था कि अगर ये नॉन सेल्यूलोसिक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि कार्ब तो है, कार्बोहाइड्रेट तो है, बस वो सेल्यूलोस नहीं है, कोई सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप सब जानते हैं कि होता है हमारा ग्लूकोज, 6 कार्बन के शुगर। तो इसी ग्लूकोज को अगर मॉडिफाइड कर दिया जाए, ग्लूकोज वो 6 कार्बन वाले ग्लूकोज को अगर मॉडिफाइड कर दिया जाए
तो हमारा जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो होता है नैग। अगर 6 कार्बन की शुगर ग्लूकोज को मॉडिफाइड कर दिया जाए तो जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो क्या होता है? नैग। नैग क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। नैग क्या होता है बेटा? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। और यही नैग को अगर दोबारा से मॉडिफाइड कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है नैम में। नैम क्या होता है? एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। एन एसिटाइल म्यूरामिनिक एसिड। तो नैग और नैम में डिफरेंस क्लियर है बेटा? अब ये नैग और नैम, ग्लूकोज ने खुद को मॉडिफाइड होकर नैग और नैम में क्यों बनाया? क्योंकि बेटा ये नैग और नैम ही वो स्ट्रक्चर हैं जो कि अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं और हमारी सेल वॉल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, सॉरी, बैक्टीरियल सेल में सेल वॉल का फॉर्मेशन करने के लिए यही नैग और नैम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि अल्टरनेट फॉर्म में लगे होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे नैम से जुड़ी होती है अमाइनो एसिड की चेन। हमारे नैम से क्या जुड़ी होती है? अमाइनो एसिड की चेन। उसके बाद बेटा अलग अलग अमाइनो एसिड्स की चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग बना लेती हैं। अलग अलग अमाइनो एसिड्स की चेन आपस में क्रॉस लिंकिंग बना लेती हैं और एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल। अब ये जो बेटा नेट टाइप का स्ट्रक्चर है ये फुली परमिएबल होता है, यानी ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की एंट्री को अलाउ करता है सेल के अंदर। समझ में आ गया बेटा? और ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है। फिर इसी को लेके हमने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स कैसे वर्क करती हैं। हमने आपको बताया था कि एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो इनके बीच की क्रॉस लिंकिंग, अमाइनो एसिड्स के बीच की जो क्रॉस लिंकिंग है इसको ब्रेक कर देती है। और वो क्रॉस लिंकिंग ब्रेक होती है तो हमारी पूरी सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। और सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है तो क्या आपने सेल वॉल के फीचर में पढ़ा है कि सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम कर रही है? तो अगर प्रोटेक्शन की लेयर ही हट गई तो क्या हमारे वो बैक्टीरियल सेल को हमारा इम्यून मार देगा? मार देगा बेटा। ठीक है, बैक्टीरिया खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें ऑस्मोटिक बस्टिंग हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, कोलैप्सिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया एट द एंड मर जाता है और हम डिसीज से बच जाते हैं। तो ऐसे काम करती है हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक्स। बेटा हम हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले पूरी क्लास पुरानी वाली रिवाइज करते हैं। कई बच्चे बोर होते होंगे, कईयों को मजा आता होगा, तो बेटा आप अपनी सुविधा के अनुसार अगर आपको लगे कि बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है तो आप लेक्चर को लगाइए 2x में, फटाफट ये पार्ट क्लियर करिए और जैसे ही मैं आगे लेक्चर चालू करूं वापस से नॉर्मल स्पीड में आ जाइए। आपके पास तो सारी सुविधा है ना बेटा? ठीक है, तो ये हो गया हमारा पुरानी क्लास का पूरा रिवीजन। ठीक है, इतना ही पढ़ा था हमने पुरानी क्लास में, यानी कि लास्ट क्लास में हम लोग सेल वॉल तक कवर अप कर चुके थे। हम लोग पढ़ क्या रहे थे बेटा? सेल एनवेलप पढ़ रहे थे। सेल एनवेलप में 3 स्ट्रक्चर आते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। हमने ग्लाइकोकेलिक्स क्लियर कर लिया, सेल वॉल क्लियर कर लिया। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है हमारा सेल मेम्ब्रेन का। तो ये आप लोगों ने लास्ट क्लास में नोट कर ही लिया होगा, तो इसको मैं रफ करता हूं, फिर अपने नए लेक्चर के नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, रफ कर रहा हूं बेटा इसको। हाँ तो बेटा हमारा नया स्ट्रक्चर जो हमें पढ़ना था वो क्या था? सेल मेम्ब्रेन। तो देख लिया जाए उसकी डिटेल। प्रोकैरियोटिक सेल में नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या पढ़ना है? सेल मेम्ब्रेन। बेटा सेल मेम्ब्रेन को लेके एक कहानी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब सेल का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले बनने वाली जो लेयर थी वो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, जिसका हमने एनालॉजी आपको ऐसे बताई थी कि अगर आपके पास रूम है तो रूम की बेसिक इंपॉर्टेंस क्या है कि 4 दीवारें तो होनी ही चाहिए। अब उसमें खिड़की है या नहीं है वो अलग की बात है ना? यानी कि सेल वॉल है सेल के पास या नहीं है ये अलग की बात है, मेम्ब्रेन तो होगी ही होगी, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो। और जब सेल का एवोल्यूशन आपको पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन
उस चीज से हमें बनानी थी जो पानी को पानी से सेपरेट कर सके, पानी को पानी से सेपरेट कर सके, कुछ ऐसा हमें केमिकल चाहिए था। तो ऐसा तो बेटा केमिकल हमें क्या मिला था, वो केमिकल ऑयली नेचर का होना चाहिए, हाइड्रोफोबिक नेचर का होना चाहिए, या फोबिक और फिलिक दोनों नेचर का होना चाहिए। दोनों नेचर का होना चाहिए बेटा, क्योंकि जो बाहर वाला पार्ट है वो वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, अंदर वाला पार्ट भी वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, और सेंटर वाले पार्ट में पानी नहीं रहेगा। यानी कि सेंटर पार्ट हाइड्रोफोबिक होना चाहिए और ऊपर नीचे वाले पार्ट्स हाइड्रोफिलिक होने चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बता देता हूं कि जो बेटा हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये लिपिड बायलेयर होती है, लिपिड बायलेयर होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बायलेयर होती है। और हमने आपको पहले भी लिपिड का स्ट्रक्चर क्लियर कर रखा है। हमने आपको लिपिड के स्ट्रक्चर में बताया था कि लिपिड का जो हेड होता है और ये जो टेल होती है, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। समझ में आ गया? लिपिड में हमने आपको बताया था कि लिपिड का जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। हाइड्रोफिलिक और फोबिक में डिफरेंस क्लियर है क्या बेटा? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर को अट्रैक्ट करने वाला, वाटर लविंग पार्ट, और ये जो होता है ये वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है, जो पानी को रिपेल करे। तो अब हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है उसको लिक्विड से लिक्विड को अलग करना था, तो सेल मेम्ब्रेन ने लिपिड की बायलेयर बनाई। हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बायलेयर होती है, यानी कि लिपिड इस फॉर्मेट में अरेंज होता है। एक मिनट रुकिएगा। इस फॉर्मेट में बेटा हमारा लिपिड अरेंज होता है, जिसके बाहर भी लिक्विड होता है और अंदर भी लिक्विड होता है। अंदर जो लिक्विड होता है इसको आप लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हो, और बाहर जो लिक्विड होता है उसको आप लोग एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के नाम से जानते हो। तो ये बात समझ में आ रही बेटा? यानी कि हमें एक बात पता लगी कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बायलेयर है। लिपिड कुछ इस फॉर्मेट में अरेंज है। लिपिड का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो लिपिड में एक हेड पार्ट होता है, एक टेल पार्ट होता है। हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग और हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट। समझ में आ गया? यहां तक की बातें क्लियर है? आगे बताएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सेल मेम्ब्रेन के बारे में, जो नेक्स्ट पॉइंट है पढ़ने लायक, वो ये है कि सेल मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारा प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल दोनों में पाया जाता है, और ये दोनों जगह स्ट्रक्चरली सेम होता है। ठीक है? सेल मेम्ब्रेन यूकार्योट, प्रोकार्योट या कोई भी सेल हो, हर तरीके के सेल में सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है और ये स्ट्रक्चरली सेम होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन is structurally same in both prokaryote and यूकार्योट। समझ गया बेटा? हमने कहा कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बायलेयर है, समझ में आ गया। लिपिड का स्ट्रक्चर बता दिया, समझ में आ गया। उसके बाद हमने कहा कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सेम होती है यूकार्योट और प्रोकार्योटिक सेल में। ठीक है? यानी कि ये प्रोकार्योटिक सेल में भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और हमारे यूकार्योट में भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड प्लस प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। इतनी बातें क्लियर हैं क्या सबको? यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, आगे देखा जाए।
इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर रफ करता हूं। रफ कर दूं बेटा? 1 2 3। आगे पढ़ा जाए बेटा। तो अगली बात हमें यह पढ़नी है कि सेल मेम्ब्रेन का एक कॉमन स्ट्रक्चर तो देख लिया कि वो लिपिड और प्रोटीन की मिलकर बनी है, लिपिड की बायलेयर है, और ये हर सेल में पाई जाती है। पर फिलहाल तो हम लोग यहाँ पर प्रोकार्योटिक सेल की बात कर रहे हैं ना, फिलहाल प्रोकार्योटिक सेल की बात चल रही है। तो हम प्रोकार्योटिक सेल में देख लें कि ये मेम्ब्रेन क्या करती है या इसके वर्क क्या है, देख लिया जाए। बेटा एक्चुअली में जब हम आपको सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बताएंगे तो हम आपको एक बात बताएंगे कि सेल मेम्ब्रेन कुछ फोल्डिंग्स बनाती है और उन फोल्डिंग्स को एज अ ऑर्गेनल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्या फोल्डिंग्स होती हैं पढ़ लिया जाए, क्या फोल्डिंग्स होती है पढ़ लिया जाए। एक्चुअली में बेटा हमारा जो प्रोकार्योटिक सेल होता है इसमें ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं, ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं। और जरूरी नहीं है यहां पर कि हर एक फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनल हो, हर एक फंक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनल हो ये जरूरी नहीं है। तो अच्छा आप एक बात बताओ कि आपके घर में जनरली खाना कौन बनाता है? मम्मी बनाती। पर अगर मम्मी नहीं है तो क्या खाना आप बनाओगे? मजबूरी है भाई, बनाना पड़ेगा, है ना। तो यही तो बेटा हमारे सेल के साथ भी होता है। अब सेल के पास किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनल नहीं थी, तो ऑर्गेनल नहीं है तो क्या काम नहीं होगा? नहीं, काम तो करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनल के अलावा कोई और करेगा, तो उस काम को परफॉर्म करती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर फोल्डिंग्स बनाती हैं और वो आगे चल के ऑर्गेनल में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है आपका मीजोजोम। मीजोजोम के बारे में पढ़ लिया जाए। तो मीजोजोम क्या है बेटा? अभी हमने आपको बताया कि जब हमारे पास किसी काम को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर ऑर्गेनल ना हो तो वो काम कोई और करता है, और वो कोई और कौन है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनर फोल्डिंग्स। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इनर फोल्डिंग करके या अपने आप को एक्सटेंड करके एक ऑर्गेनल का फॉर्मेशन करती है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। तो मीजोजोम के बारे में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज इनर फोल्डिंग या एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सॉरी, हमने पढ़ा कि मीजोजोम जो है हमारी वो इनर फोल्डिंग है या मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है। किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। मीजोजोम इनर फोल्डिंग है या एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब मीजोजोम फॉर्म तो हो गया, इसके बाकी फीचर क्या होते हैं? मीजोजोम जो बेटा बनता है इसमें हमारे एंजाइम्स लगे होते हैं। मीजोजोम एंजाइम प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ मीजोजोम। बेटा सबसे पहले तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने खुद को फोल्ड करके एक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हमने बोला मीजोजोम। उसके बाद मीजोजोम का नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मीजोजोम की सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बेटा एंजाइम क्यों प्रेजेंट होते हैं आपको एक आइडिया दे दे रहा हूं। एक्चुअली में मीजोजोम का वर्क होता है रेस्पायरेशन करना। मीजोजोम का वर्क होता है रेस्पायरेशन करना। हम अगर यूकार्योटिक सेल की बात करें तो वहां रेस्पायरेशन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और वहां पर रेस्पायरेशन चल रहा होता है। लेकिन हमारे प्रोकार्योटिक सेल में तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोई ऑर्गेनल है नहीं, तो क्या रेस्पायरेशन नहीं होगा?
नहीं, रेस्पिरेशन होगा। अब ऑर्गेनल नहीं है तो किसी ना किसी को तो आगे बढ़ के आना पड़ेगा उस काम को कराने के लिए। तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये एक इनर फोल्डिंग करके या एक्सटेंशन करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते हैं मीजोजोम। और मीजोजोम बनाया किस लिए गया है? जनरली रेस्पिरेशन करने के लिए। अब रेस्पिरेशन करना है तो एंजाइम तो होने चाहिए ना। नहीं पता है ये बात? चलो बता दे रहा हूं। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है या एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन वो केमिकल रिएक्शन है जिससे हम एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में हर एक केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो अब आप बताइए कि अगर रेस्पिरेशन कराना है तो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम प्रेजेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसीलिए मीजोजोम की सरफेस पे हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। बात समझ गए? अब एंजाइम प्रेजेंट है किस लिए प्रेजेंट है? मीजोजोम हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ सेल। एक मिनट रुक जाइएगा बेटा, पॉइंट लिख लूं फिर आपको एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। मीजोजोम हेल्प इन respiration. It help in DNA replication and cell division. It help to excrete material out of the cell. It help in the formation of plasma membrane. ये हो गए बेटा आपके मीजोजोम के फंक्शन। ठीक है, अब एक एक करके हर एक फंक्शन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला लिखा है बेटा कि मीजोजोम इनर फोल्डिंग है या एक्सटेंशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। दूसरा लिखा है कि एंजाइम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीजोजोम। मीजोजोम के सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जब हमने आपको प्रोकार्योटिक का स्ट्रक्चर बनवाया था तो वहां पर भी लिखवाया था कि मीजोजोम की सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट हैं। अब वो एंजाइम क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि मीजोजोम का काम रेस्पिरेशन के लिए है। मीजोजोम प्रोकार्योटिक सेल में रेस्पिरेशन का काम करता है और रेस्पिरेशन एक वो केमिकल रिएक्शन है जिसको एंजाइम की नीड होती है, इसीलिए इसके सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? थर्ड लिखा है मीजोजोम हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। मीजोजोम सेल के अंदर के सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में मदद करता है। बेटा अगर आपने डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ रखा हो तो आपने कहीं ना कहीं एक बात पढ़ी होगी कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाय प्रेजेंट होते हैं। विलाय और माइक्रोविलाय प्रेजेंट होते हैं। वो विलाय और माइक्रोविलाय हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। सेम ऐसे ही बेटा मीजोजोम हमारे सेल के अंदर विलाय लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सेल की सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मीजोजोम हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मीजोजोम हेल्प इन रेस्पिरेशन। पता लग गया बेटा, एंजाइम प्रेजेंट थे तो रेस्पिरेशन में मदद कर रहा था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। मीजोजोम हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। बेटा हमारा डीएनए जो होता है प्रोकार्योटिक सेल में वो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नेकेड होता है।
तो जब सेल डिवाइड करेगा, अगर इस कमरे को दो अलग अलग लोगों में बांटना है तो हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। यानी कि अगर एक कमरे में सोफा सेट है और दो लोगों को देना है, तो जब हम इससे दूसरा कमरा बनाएंगे तो वहां भी सोफा सेट होना चाहिए। सेम ऐसे ही बेटा, जब हम एक सेल से दो सेल बनाते हैं तो सेल के अंदर प्रेजेंट चीजों को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिनमें से हमारा एक पार्ट जो मेन पार्ट है वो है डीएनए। डीएनए को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तब जाके हमारे एक सेल से दो सेल बन पाते हैं। यानी कि जब प्रोकैरियोटिक सेल का डिवीजन होगा, जब प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करेगा तो न्यूक्लियोइड को इक्वली बांटना पड़ेगा। वो बांटने का काम हमारा मीजोसोम करता है। डीएनए को रेप्लिकेट करना और उसको इक्वली दो सेल में बांटना, ये काम कौन करता है? मीजोसोम करता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि इट हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे कह रहे हैं बेटा? एक्चुअली में मीजोसोम डिवाइड होते हैं, दो फॉर्म में बदलते हैं और ये अपोजिट पोल पे मूव करते हैं और बीच से इन्वेजिनेशन बनता है और सेल डिवाइड हो जाता है। बेटा ये बात जिसको ना समझ में आ रही हो, अभी इसको हम रफ करके एज ए स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो बात दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है अभी। फिर अगला लिखा हुआ है कि इट हेल्प टू एक्सक्रीट मटेरियल आउट ऑफ द सेल। अगर सेल को अपने अंदर से बाहर कोई मटेरियल फेंकना है, अपने अंदर से बाहर किसी मटेरियल का एक्सक्रीशन करना है, तो ये वर्क कौन करता है? मीजोसोम करता है। मीजोसोम हेल्प टू एक्सक्रीट आउट मटेरियल फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर से चीजों को एक्सक्रीट करने का काम कौन करता है? हमारा मीजोसोम करता है। देन बेटा हमने पढ़ा इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाना बेटा, ये गलत लिख गया है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। बेटा आप सबको पता है कि सेल वॉल सेल का सबसे आउटर स्ट्रक्चर है। अब ये जो आउटर स्ट्रक्चर है वो किसी चीज के डिपोजिशन से बना होगा। अब ये जो चीज डिपॉजिट हुई है ये बाहर से तो आई नहीं होगी, सेल के अंदर ही से कोई चीज बाहर जाके डिपॉजिट हुई होगी और उसने वॉल का फॉर्मेशन कर दिया होगा। तो वो जो अंदर से बाहर चीज जाती है सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए, वो मीजोसोम ही भेजता है। यानी कि मीजोसोम इनडायरेक्टली हमारे सेल वॉल के फॉर्मेशन में मदद करता है। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो ये हमारा मीजोसोम यहां से कवर अप हो गया। हमने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग कहां से करी? हमने स्टार्टिंग करी सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, कैसे वो लिपिड का बाय लेयर होता है, लिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारा प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक दोनों में प्रेजेंट होता है और स्ट्रक्चरली सेम होता है, यानी दोनों में ही लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। फिर हमने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म करता है, क्योंकि यहां पर हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ऑर्गेनल नहीं है। तो यहां पर हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, खुद को एक्सटेंड करके या खुद की फोल्डिंग बना के। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने जब खुद को एक्सटेंड किया या फोल्ड किया तो एक स्ट्रक्चर बनाया मीजोसोम। अब ये मीजोसोम के फीचर लिखे हुए हैं कि मीजोसोम उसने किस लिए बनाया। मीजोसोम उसने बनाया ताकि वो सेल के अंदर का सरफेस एरिया इंक्रीज कर सके, मीजोसोम रेस्पिरेशन में मदद कर सके, मीजोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में मदद कर सके, मीजोसोम सेल को डिवाइड करने में मदद कर सके, मीजोसोम चीजों को एक्सक्रीट आउट करने में मदद कर सके और मीजोसोम एट द एंड सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद कर सके। ये सारे हो गए बेटा मीजोसोम के फंक्शन। समझ में आया? मीजोसोम मीजोसोम समझ में आ गया। अब आप अपने दिमाग से बताइए कि मीजोसोम के बाद अगला कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसी सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बना हुआ है? आ गया याद? क्रोमैटोफोर नाम पढ़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि मीजोसोम कवर अप हो गया, तो नेक्स्ट ऑर्गेनेल में कौन सी पढ़नी है? क्रोमैटोफोर। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली ऑर्गेनेल पे पढ़ते हैं क्रोमैटोफोर। ठीक है, हो गया बेटा, रफ कर दूं?
आगे बढ़ा जाए बेटा। अगला हमारा सेल वॉल का एक्सटेंशन कौन है? क्रोमैटोफोर। बेटा जैसे आपको ये याद होगा कि हमारे मीजोजोम के सरफेस पे एंजाइम प्रेजेंट थे, वैसे ही ये भी याद होगा कि क्रोमैटोफोर के सरफेस पे पिगमेंट प्रेजेंट थे। क्रोमैटोफोर के प्रेजेंट सरफेस पे पिगमेंट प्रेजेंट थे, और चूंकि पिगमेंट हमेशा कलर्ड होते हैं या स्ट्रक्चर को कलर प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उस एक्सटेंशन का नाम क्रोमैटोफोर था, जहां पर क्रोमा का मतलब कलर था और फोर का मतलब था बियरिंग, यानी कलर को बियर करने वाला, कलर को होल्ड करने वाला या पिगमेंट्स को होल्ड करने वाला स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन क्रोमैटोफोर कहलाता है। क्रोमैटोफोर की क्या इंपॉर्टेंस है? वैसे तो एज सच एनसीईआरटी ने इसकी डिटेल नहीं दे रखी है, लेकिन फिर भी आपकी समझ के लिए बताता हूं। बेटा जरूरी नहीं है कि केवल प्लांट ही हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल प्लांट ही हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करता है। बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड खुद से बनाता है। ठीक है, जब आपको न्यूट्रिशन वाला टॉपिक बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा। वैसे जो मैंने इससे पहले डाइजेशन कवर अप कर रखा है, डाइजेशन वो पुराना लेक्चर जरूर है, लेकिन वहां पर मैंने आपको न्यूट्रिशन बता रखा है, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक में डिफरेंस बता रखा है। ठीक है, तो क्रोमैटोफोर, हाँ क्या बता रहे थे? अच्छा हाँ ठीक है, हमने आपको बताया कि केवल प्लांट ही नहीं है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ बैक्टीरिया भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। कौन से वो बैक्टीरिया हैं? जैसे बेटा हमारे साइनोबैक्टीरिया हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसके एग्जांपल में आप नॉस्टॉक और एनाबिना ले लो। नॉस्टॉक और एनाबिना ये सारे वो बैक्टीरिया हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की अगर आपने कभी रिक्वायरमेंट पढ़ी हो, तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? इनऑर्गेनिक मटेरियल चाहिए होते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रक्रिया है जो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल तो बाहर से चाहिए, वो मटेरियल क्या होते हैं? CO2, H2O, लाइट, यही सारी चीजें होती हैं। और लाइट को होल्ड करने के लिए पिगमेंट चाहिए होते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए वगैरह। तो यहां पर बेटा क्लोरोफिल ए तो नहीं होता है, यहां पर पिगमेंट दूसरे होते हैं। लेकिन इतना तो पता लग गया कि पिगमेंट की नीड है अगर फोटोसिंथेसिस करानी, और क्रोमैटोफोर पे पिगमेंट प्रेजेंट है। तो क्रोमैटोफोर वो स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे? क्रोमा का मतलब होता है बेटा यहां पर कलर, और फोर का मतलब होता है बियरिंग, यानी कलर को होल्ड करने वाला, बियर करने वाला स्ट्रक्चर क्रोमैटोफोर कहलाता है। इसका ए पॉइंट बेटा ये आएगा, इन surface of chromatophore enzymes are present। क्रोमैटोफोर की सरफेस पे हमारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात क्या आएगी? इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस इन बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, या इसी का पुराना नाम ब्लू ग्रीन एल्गे, BGA से रिप्रेजेंट करते हैं। साइनोबैक्टीरिया बेटा इसका नया नाम रखा गया, इसका ओल्ड नेम क्या है? BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं इसका। नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना हमारे एग्जाम्पल हो गए किसके? साइनोबैक्टीरिया के। समझ में आ गया बेटा? अब अच्छा आप एक बात बताइए कि हमने आपको कहा कि क्रोमैटोफोर वो स्ट्रक्चर है जो जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद कर रहा है। तो हमने आपसे कहा कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसका हमने एग्जांपल भी बताया कि साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गे वो बैक्टीरिया है जिसमें फोटोसिंथेसिस होती है।
तो अब आप ये बात बताओ कि क्या क्रोमेटोफोर हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा? नहीं बेटा। जब हर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, दैट मीन उसमें क्रोमेटोफोर नहीं है। अगर क्रोमेटोफोर होता तो फोटोसिंथेसिस हो रही होती। तो क्रोमेटोफोर आपको वही देखने को मिलेगा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होंगे, जिसमें फोटोसिंथेसिस चल रहा होगा। इतनी बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है सबको? बस बेटा क्रोमेटोफोर में इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी होती। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए, आगे बढ़ा जाए। रफ कर रहा हूं बेटा इसको। अब आप बताइए बेटा हमारा क्या क्या कवर हो गया? क्या हमने पूरा सेल एनवेलप कवर अप कर लिया? ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ लिया, सेल वॉल पढ़ लिया, सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की बनने वाली फोल्डिंग या एक्सटेंशंस पढ़ लिए, यानी कि हमने मीजोजोम और क्रोमेटोफोर पढ़ लिया। अब इसके बाद नंबर किसका था? इसके बाद नंबर किसका था? सरफेस स्ट्रक्चर। याद है? नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर। तो यहां पर जो पहली लाइन लिखेंगे हम लोग या पढ़ेंगे वो क्या है? देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स which present on surface of प्रोकार्योटिक सेल। क्या पढ़ा बेटा? सरफेस स्ट्रक्चर। तीन सरफेस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि हमारी प्रोकार्योटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा कि देयर आर थ्री स्ट्रक्चर्स विच प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्रोकार्योटिक सेल। अब बेटा आप बड़ी ही आसानी से इन तीनों के नाम बता सकते हो, बताया जा सकता है बेटा। एक है बेटा फिम्ब्री, नेक्स्ट है पिलाय, थर्ड है फ्लैजेला। यही तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। ये जो बेटा हमारा फ्लैजेला है ये यूकार्योटिक सेल में भी पाया जाता है। ये हमारा यूकार्योटिक सेल में भी होता है। पता लग गया? अब सबसे पहले बेटा हम लोग फिम्ब्री और पिलाय पढ़ेंगे, देन फ्लैजेला पढ़ेंगे। एक्चुअली में ये जो हमारे फिम्ब्री और पिलाय होते हैं ये सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं थोड़े थोड़े। तो पहले इनकी डिटेल देख लेते हैं, देन हम लोग किसकी डिटेल देखेंगे? फ्लैजेला की। ठीक है, बताऊं बेटा? चल, तो हम लोगों को पहले कवर करना है फिम्ब्री एंड पिलाय। ये हम बना रहे हैं बेटा अपना एक छोटा सा प्रोकार्योटिक सेल। ठीक है, ये हमने कुछ बड़ी फोल्डिंग्स बना दी और ये कुछ छोटी फोल्डिंग्स बना दी। ठीक है, हमने क्या बनाया? एक प्रोकार्योटिक सेल ऐसे रफली ड्रॉ कर लिया, उसमें देखा कि कुछ एक बड़े एक्सटेंशन है और कुछ छोटे छोटे एक्सटेंशन है। अब मेन बात पे आते हैं। ये जो बेटा है हमारे, ये आपको देखने से कैसे लग रहे हैं?
ये आपको देखने से कैसे लग रहे हैं? क्या बेटा, सॉरी, क्या ये लॉन्ग है? क्या ये ट्यूबुलर है? हमने आपका एक प्रोकार्योटिक सेल बनाया और प्रोकार्योटिक सेल में एक बड़ी फोल्डिंग दिखाई और एक छोटी फोल्डिंग दिखाई। फिर हमने कहा कि जो बड़ी फोल्डिंग्स होती हैं लॉन्ग होती हैं, ट्यूबुलर होती हैं और इलोंगेटेड होती हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ a special protein called pillin. ध्यान देना बेटा, हमने एक प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया, कुछ बड़े एक्सटेंशन दिखाए, कुछ छोटे एक्सटेंशन दिखाए। हमने कहा कि ये जो बड़े एक्सटेंशन हैं ये देखने में आपको कैसे लग रहे हैं? ये लॉन्ग है, ट्यूबुलर है, इलोंगेटेड है और स्पेशल प्रोटीन के बने हुए हैं जिसका नाम है पिलीन। बेटा ये बड़े स्ट्रक्चर ही हमारे क्या होते हैं? पिलाए। ये बड़े स्ट्रक्चर क्या है हमारे? पिलाए। ठीक है, यानी कि ये बात हमने किसकी करी है? पिलाए की करी है। तो ये जो छोटे स्ट्रक्चर हैं ये क्या है? जो छोटे स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये भी तो कुछ होंगे, इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये बेटा शॉर्ट होते हैं, देखने से ही पता लग रहा है। और आप बताइए कि नंबर में ये ज्यादा है या ये ज्यादा है? आपको फिमरई देखने में ज्यादा लग रहे हैं? बेटा एक पिलाए तो दूसरा फिमरई होगा, जाहिर सी बात है। तो ये शॉर्ट होते हैं और प्रेजेंट मोर इन नंबर, मोर इन नंबर। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा फिमरई। बेटा अगर हम इनके फंक्शन की बात करें, अगर फंक्शन की बात करें तो यहां पर लिख दे रहा हूं, इनका फंक्शन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद कर लीजिए आगे कहीं ना कहीं काम आएगा। ये जो बेटा हमारा पिलाय होता है ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है, बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है जिसके थ्रू बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर कर सकता है। बैक्टीरिया अपना प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया तक ट्रांसफर होता है इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, जो किसने बनाई है? पिलाय ने बनाई है। और ये प्रोसेस बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं पहला कि पिलाय हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया बाय मेकिंग conjugation ट्यूब। conjugation ट्यूब, याद रखना बेटा कि वो पिलाय जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रही होती है उसको हम लोग सेक्स पिलाय के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसको हम लोग सेक्स पिलाय के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया में पिलाय वो स्ट्रक्चर है जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो पिलाय जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा हो वो क्या होता है? सेक्स पिलाय कहलाता है। बेटा एक बात याद रखिएगा, यहां पर लिख दे रहा हूं कि फिम्ब्रेई एंड पिलाय दोनों नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं? दे आर नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स। यानी कि ये
प्रोकार्योटिक सेल में किसी भी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, ये सेल की मूवमेंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, ये सेल की मोटालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया जाता है कि दे आर नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। फिमरेई और पिलाई दोनों ही नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं। जो हमारे फिमरेई होते हैं ये ब्रिशल शेप के होते हैं। किस शेप के होते हैं? ब्रिशल शेप के होते हैं। ठीक है, ब्रिशल शेप यानी जैसे अपने टूथब्रश में वो लगे होते हैं छोटे छोटे ब्रिसल्स, उसी शेप के होते हैं हमारे फिमरेई। फिमरेई शॉर्ट होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पिलाई। अभी जो हमने फंक्शन पढ़ा ये हमने पिलाई का पढ़ा, तो दूसरा फंक्शन हम लोग फिमरेई का देख लें। दूसरा स्ट्रक्चर फिमरेई का देख लें फंक्शन। तो जो बेटा हमारी फिमरेई का फंक्शन होता है ये क्या होता है? हेल्प टू अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रॉक और होस्ट टिश्यू। बेटा अगर बैक्टीरिया को कहीं पर स्टक होना है, कहीं पर चिपकना है, तो उसके लिए मदद कौन करेगा? यही उस पे प्रेजेंट फिमरेई। फिमरेई हेल्प टू अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया इन रॉक, या तो किसी चट्टान पे या किसी होस्ट के टिश्यू पे। होस्ट का टिश्यू मतलब बैक्टीरिया किसी ना किसी पे अटैक करता है, तो जिस पे अटैक करेगा वो होस्ट हो गया, तो उस होस्ट के टिश्यू में अटैचमेंट का काम कौन करता है? फिमरेई करते हैं। और पिलाई क्या करते हैं? पिलाई एक स्पेशल प्रोटीन से बना होते हैं जिसको बोलते हैं पिलीन प्रोटीन, और ये पिलीन प्रोटीन हमारे पिलाई का फॉर्मेशन करती है, और ये पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बैक्टीरिया में। और वो पिलाई जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बना रहा हो उसको सेक्स पिलाई के नाम से जाना जाता है। तो इतनी डिटेल बेटा हमारी फिमरेई और पिलाई की हो गई, ये इनफ डिटेल है। इसके आगे अगर आप लोग एक्स्ट्रा कहीं से कोई बात पढ़ते हो तो वो नहीं पूछी जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। इसके आगे पिलाई में और फिमरेई में नॉलेज नहीं लेनी है आपको, ठीक है? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आगे रफ करूं। हो गया बेटा? अब बेटा सरफेस स्ट्रक्चर में अपना थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? सरफेस स्ट्रक्चर में अपना थर्ड स्ट्रक्चर कौन सा है? फ्लैजेला। पिलाई और फिमरेई तो कवर अप हो गया, नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है फ्लैजेला। बेटा आप लोगों का प्यार रहा तो जल्दी ही ये व्हाइट बोर्ड स्मार्ट बोर्ड में भी कवर अप हो जाएगा, बदल जाएगा, हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे धीरे धीरे। फिर ये जो टाइम वेस्ट होता है इसकी सफाई धुलाई में नहीं होगा, है ना? डायरेक्ट एक क्लिक किया, स्लाइड चेंज, और हम लोग आ जाएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है? तो बस ये प्यार बनाए रखें, वीडियो देखते रहें। अगर कोई परेशानी हो तो बेझिझक कमेंट करें, और अगर पसंद आए तो भी कमेंट करें, ठीक है? बेटा अपने को भी तो मोटिवेशन चाहिए होती है, ये तो वो वर्क है जो आपको मतलब बिना किसी चाह के दिया जा रहा है ना? तो कहीं ना कहीं से तो मोटिवेशन चाहिए, वरना एक कैमरे के आगे मैं अनयूजुअली कब तक बकता रहूं, है ना? तो उस मोटिवेशन के लिए आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए, कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करिए, ठीक है? या कोई डिमांड हो तो भी बताइए कि आपको इसके बाद कौन से चैप्टर पढ़ना है, या इसमें कोई चीज ना समझ में आए, ठीक है? सारी चीजें बताइए, मैं सारी प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करूंगा। फिलहाल अपने अगले स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है हमारा? फ्लैजेला। ठीक है, फ्लैजेला। बेटा अभी हमने पिलाई और फिमरेई में एक चीज हाईलाइट करी कि दे आर नॉन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। तो अगर वो नॉन लोकोमोटरी हैं, वो किसी प्रकार की मोटेलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई तो करेगा, और वो कोई कौन है? फ्लैजेला, ठीक है? तो
फ्लैजिला क्या है? दे आर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अगर ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है तो सेल को मोटेलिटी प्रोवाइड करेगा करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट, इफ प्रेजेंट देन सेल कॉल्ड मोटाइल and if absent then cell called non motile। अगर बेटा ये आपके सेल में प्रेजेंट हैं, अगर फ्लैजिला सेल में प्रेजेंट हैं तो सेल मोटाइल कहलाएगा, यानी कि उसमें मूव करने की क्षमता होगी, और अगर ये एब्सेंट हैं तो सेल नॉन मोटाइल कहलाएगा। ये बात बताने का एक पर्पस ये भी है कि आप लोग वो बात ना भूलें कि जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनेल्स बनाए वो जरूरी नहीं है कि हर एक बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। कुछ बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिला होगा, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिला एब्सेंट होगा। ठीक है, और फ्लैजिला में हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि फ्लैजिला यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अब वैसे तो हम डिफरेंस अभी आपको क्लियर कर दें कि प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। लेकिन अभी ये बात बताने का मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि आपको फ्लैजिलिन प्रोटीन और ट्यूबुलिन प्रोटीन की नॉलेज नहीं है। जानकारी के लिए याद रखिए, या यहां पर लिखा दे रहा हूं थर्ड पॉइंट, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला is made up of flagellin protein। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब फ्लैजिला कैसे अरेंज होता है इसको देख लिया जाए। फ्लैजिला अरेंज कैसे होता है इसको देख लिया जाए। बेटा सपोज ये हमारी क्या है, सेल वॉल, और इसके बाहर क्या होगी हमारी, सॉरी अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, और बाहर क्या होगी, सेल वॉल। इसी बेटा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके बाहर एक सर्कल सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी से ही लगा होता है एक हमारा फिलामेंट। क्या बताया बेटा हमने, अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन, फिर क्या है बाहर, सेल वॉल। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, बेसल बॉडी। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ये क्या है, हुक। और ये जो बड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक्चर है ये क्या है, फिलामेंट। यानी एक हमारा बेसल बॉडी हो गया, एक हुक हो गया और एक फिलामेंट हो गया। ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके हमारे फ्लैजिला बनाते हैं। इन तीनों को कंबाइनली बोला जाता है हमारा फ्लैजिला। यहां पर हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि यहां पर एक सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होगी। अब मेम्ब्रेन और वॉल के बीच में जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा इसको हम लोग बोलेंगे बेसल बॉडी। बेसल बॉडी से अटैच होगा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हुक, और हुक से अटैच होगा एक पूरा फिलामेंट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट। बेटा एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल पाई जाती हैं, ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल पाई जाती हैं।
तो यहां पर ये जो हमारा फिलामेंट होता है, या ये कह लो जो फ्लैजिला होता है, ये सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है। इन प्रोकैरियोटिक सेल फ्लैजिला इज अ एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, यानी कि जो फिलामेंट का आउटर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, ये क्या है? ये सेल वॉल है बेटा, सेल वॉल। ठीक है, क्या बात बोली है? लिख नहीं रहा हूं, आप अपने आप से लिख लीजिएगा कि इन प्रोकैरियोटिक सेल फ्लैजिला इज द एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन होता है, यानी कि फ्लैजिला के इस फिलामेंट के ऊपर ये जो आप लेयर देख रहे हैं, ये किसकी है? सेल वॉल की है। सेल वॉल का एक्सटेंशन है तो सेल वॉल ही बाहर देखने को मिलेगी। तो फ्लैजिला किसका एक्सटेंशन है? सेल वॉल का, प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजिला का जो फिलामेंट होता है उसके आपको ऊपर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, वही लिपिड की बाइलेयर, यानी कि वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और यहां पर सेल वॉल देखने को मिलेगी। एक डिफरेंस समझ में आया? प्रोटीन के हिसाब से अलग होता है। प्रोटीन के हिसाब से यहां का फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का होगा, यूकैरियोटिक सेल का फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन का होगा। यहां पर फ्लैजिला सेल वॉल का एक्सटेंशन है और वहां पर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा, वहां पर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होगा। यह बात क्लियर है? बात क्लियर है? फ्लैजिला का काम क्या है? सेल को मोटालिटी देना। अब एक बात बताइए कि जैसे हमने आपको कहा कि पिलाई और फिमरई में फिमरई का नंबर ज्यादा है, पिलाई का नंबर कम है, ऐसे ये जो फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला जो होता है ये भी तो सेल में वेरी करता होगा। बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया फ्लैजिला का भी तो नंबर वेरी करता होगा ना। तो एक बार वो देख लिया जाए। हुक क्या होता है बेटा? यहां पर ये जो हुक लिखा हुआ है, हुक क्या है? हुक के लिए एक बात याद रखिएगा, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ बेसल बॉडी एंड फिलामेंट, यानी आपके फ्लैजिला की बेसल बॉडी और फिलामेंट को आपस में जोड़े रखने का काम, आपस में अटैच रखने का काम कौन कर रहा है? हुक कर रहा है। यहां तक की बातें क्लियर है? फ्लैजिला देख लीजिए, क्लियर हो गया है? इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। फिर आगे हम आपको ये बताते हैं कि बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया फ्लैजिला कैसे वेरी करता है अपने नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, रफ कर दूं बेटा? तो बेटा हमने अभी क्या कहा कि फ्लैजिला का जो नंबर होता है ये सेल टू सेल वेरी करता है। नंबर ऑफ फ्लैजिला में वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, यानी हर एक बैक्टीरिया में इस फ्लैजिला का अलग अलग नंबर देखने को मिलता है। क्या होते हैं बेटा, एक बार देख लिया जाए। या तो बेटा आपके बैक्टीरिया सेल में एक फ्लैजिला होगा, या आपके बैक्टीरिया सेल में एक इस एंड पे होगा और एक इस एंड पे होगा, या आपके बैक्टीरिया सेल में एक ही साइड फ्लैजिला का क्लस्टर देखने को मिलेगा। ठीक है, या आपके बैक्टीरियल सेल में ये क्लस्टर दोनों साइड देखने को मिलेगा, और या तो बेटा आपके बैक्टीरियल सेल में ये चारों तरफ फैला होगा, जो फ्लैजिला है ये चारों तरफ फैला होगा। तो हमने क्या देखा? हमने कहा कि या तो आपके बैक्टीरियल सेल में
एक साइड फ्लैजेला होगा, या दोनों साइड एक एक होगा, या एक जगह क्लस्टर के रूप में होगा, या ये क्लस्टर दोनों एंड में होगा, या पूरे बैक्टीरिया में फैला हुआ होगा। ये 5 तरीके से फ्लैजेला का अरेंजमेंट हमें बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलता है। इन सब के बेटा अपने अपने नाम होते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखवाया है। अगर सेल के पास एक बैक्टीरियल सेल के पास एक फ्लैजेला है तो इसको बोलेंगे मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस, ठीक है। और अगर बेटा दोनों एंड पे एक एक है तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगर बैक्टीरियल सेल के पास एक फ्लैजेला है तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर बैक्टीरियल सेल के पास दोनों एंड में एक एक फ्लैजेला है तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। और अगर बैक्टीरियल सेल के पास आपके एक साइड क्लस्टर देखने को मिल रहा है फ्लैजेला का तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस। ठीक है बेटा, अगर फ्लैजेला का क्लस्टर बैक्टीरिया के एक एंड में देखने को मिल रहा है तो उसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। और अगर यही क्लस्टर आपको बैक्टीरिया के दोनों एंड में देखने को मिले तो इसको बोलेंगे सिफेलोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस। ठीक है, पता लग गया। यानी कि अगर फ्लैजेला दोनों एंड में क्लस्टर के फॉर्म में मिल रहा है तो उसको बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। और लास्ट बेटा, अगर पूरे बैक्टीरियल सेल में फ्लैजेला फैला हुआ है तो उसको बोलेंगे पेरिट्राइकस। समझ में आ गया बेटा? ये भी बेटा वन रीडिंग टॉपिक है, अगर इच्छा हो तो पढ़िएगा वरना स्किप कर दीजिएगा। हमने आपको बताया कि जो फ्लैजेला होता है इसका नंबर बैक्टीरियल सेल में वेरी करता है, हर एक सेल में ये अलग अलग प्रेजेंट होता है, बल्कि किसी में होता है किसी में नहीं होता है। अगर है तो वो मोटाइल है और अगर नहीं है तो वो नॉन मोटाइल है। अब ये इसका नंबर कैसे वेरी करता है, या तो ये बैक्टीरियल सेल में एक होगा तो उसको मोनोट्राइकस बोला, या तो दोनों एंड में एक एक होगा तो उसको एम्फीट्राइकस बोला, या तो एक जगह क्लस्टर के फॉर्म में होगा तो उसको लोफोट्राइकस बोला, या ये क्लस्टर दोनों साइड होगा तो उसको सिफेलोट्राइकस बोला, या ये फ्लैजेला पूरे बैक्टीरियल सेल में फैला होगा तो उसको पेरिट्राइकस बोला। ठीक है, फ्लैजेला में इससे ज्यादा डिटेल आपको नहीं पढ़नी है। यहां पर हमारा सरफेस स्ट्रक्चर भी समाप्त होता है, यानी कि हमारा सेल एनवेलप, मेसोसोम और क्रोमैटोफोर और सरफेस स्ट्रक्चर फिनिश अप होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लाज्मिड और न्यूक्लियोइड की बात करेंगे। ठीक है, यानी कि आगे के ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। आज का लेक्चर इतना इनफ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, सेल का रिवीजन कंटिन्यू करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।